हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सुखदेव चौधरी और अपन पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी का लेक्चर नंबर 71। 71वां लेक्चर आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। तो अगर अपन बात करें पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर पर कितने प्रकार के प्रतिबल होते हैं, कितने प्रकार की विकृतियां होती है, कितने प्रकार के यंग प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में जो यंग मॉड्यूलस है इसकी अपन एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे। और इसके अंदर ध्यान से देखना, देखो अपन पढ़ रहे थे एनालॉजी ऑफ ए रोड विद स्प्रिंग, किसी भी स्प्रिंग की, किसी भी छड़ की स्प्रिंग के साथ में समरूपता। उसके अंदर अपन ने कई सारी चीज़ें डिस्कस की थी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपन आज आगे, देखिएगा ध्यान से देखो। देखिए भाई, आज अपन पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोई भी जैसे रोड है जो कि क्षैतिज धरातल पर रखी हुई है, या आपके पास में कोई स्मूथ सरफेस है, इसके ऊपर इस प्रकार से कोई भी रोड रखी हुई है, ठीक है ना। ये स्मूथ सरफेस है, कि आपके पास जो रोड है ना, इसका द्रव्यमान m है, इसकी लंबाई l है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक y है। आपने इस प्रकार से इस पे कोई क्षैतिज बल लगा रखा है कैपिटल F। अब आपको पता है कि इस बल की वजह से ये जो रोड है वो आगे की तरफ त्वरित गति करेगी, और इस त्वरण की वजह से इसके हर भाग पर एक टेंशन आ जाएगा, एक तनाव आ जाएगा भी, ठीक है ना। एक टेंशन आ जाएगा। अब टेंशन की वजह से इसका जो हर भाग है उसकी लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है ना। और लंबाई में वृद्धि होगी तो अपन इस छड़ की कुल लंबाई में जो वृद्धि है वो अपन कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि रोड की लंबाई में वृद्धि आपको कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सुनना ध्यान से देखो। सबसे पहले अपन देखते हैं कि अलग अलग अल्पांशों पर जो टेंशन है वो भी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। अलग अलग अल्पांशों पर तनाव बल का मान भी अलग अलग है, इस कारण से अलग अलग अल्पांश की लंबाई में जो वृद्धि है वो भी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो सबसे पहले इस पीछे वाले सिरे से x डिस्टेंस पे छोटा सा अल्पांश बनाता हूं, और इस अल्पांश की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी आपके पास में dx। ये बात हो गई। अब देखना ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं भाई, ये जो रोड है इस रोड पे बल कितना लग रहा है F, और इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। तो इसका त्वरण A बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, F बटा m हो जाएगा। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पे टेंशन फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे तनाव, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं यहाँ पे x बराबर 0 हो जाएगा इस वाले सिरे के लिए, और इस वाले सिरे के लिए आपके पास x बराबर कितना हो जाएगा, l। तो यहाँ पे तनाव कैलकुलेट करते हैं। तो तनाव कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये तो अपन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर के अंदर कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अभी इसका FBD बनाते हैं। तो चलो अपन ने बना दिया इसका FBD। इसका FBD बना देते हैं, ये FBD बना दिया अपन ने। इसमें आगे की तरफ टेंशन कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। अभी इसका द्रव्यमान कितना देगा, L लंबाई का द्रव्यमान कितना है, M एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, M बटे L। तो X लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, M बटे L इंटू एक्स। तो M बटे L इंटू एक्स, और इसका आगे की तरफ जो त्वरण है वो कितना देगा आपके पास में, A हो जाएगा। अभी तो यहाँ पर आपके पास में T बराबर, ये फोर्स हो गया, फोर्स बराबर क्या होता है, M होता है ना। तो M कितना देगा, M बटे L इंटू एक्स।
बात करते हैं ए की, बात करते हैं ए बराबर कितना होता है आपके पास एफ बटे एम। तो यहां से आपके पास है टी बराबर एम से अपन एम को काट देंगे तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा एफ एक्स बटे एल हो जाएगा। आपको मालूम है कि अलग अलग अल्पांशों के लिए एक्स की वैल्यू अलग अलग, तो अलग अलग अल्पांशों के लिए तनाव भी क्या देगा अलग अलग हो जाएगा। और तनाव अगर अलग अलग तो अलग अलग अल्पांशों की लंबाई में जो वृद्धि है वो भी क्या हो जाएगी अलग अलग हो जाएगी। ठीक है ना, समझ रहे हो बात मेरी। तो यहां पे देखिएगा अपन ये जो अल्पांश है इस अल्पांश की लंबाई में वृद्धि निकालते हैं। अल्पांश में प्रसार, अल्पांश में प्रसार को अपन लिख देते हैं डीई। ई बोले तो इलोंगेशन मतलब प्रसार, डीई मतलब अल्पांश में प्रसार। तो अपन जानते हैं कि डेल्टा एल बराबर कितना था एफ एल अपॉन ए वाई। तो यहां पे टेंशन एफ आ गया अल्पांश की स्थिति पे, एल एल क्या होती है लंबाई होती है, अल्पांश से प्रसार निकाल रहे हैं तो अल्पांश की लंबाई कितनी देगी आपके पास है डी एक्स अपॉन ए वाई। तो डीई बराबर टी कितना देगा आपके पास एफ एक्स बटे एल। तो इसको अपन लिख सकते हैं एफ एक्स बटे एल, ठीक है ना, टी आ गया ए वाई डी एक्स। तो डीई बराबर कितना देगा आपके पास एफ अपॉन एल ए वाई एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। ये तो अल्पांश से प्रसार आ गया। अब जो पूरी छड़ है इसके अंदर अगर आपको प्रसार कैलकुलेट करना है तो एक्स बराबर 0 से लेकर एल तक आप इसका इंटीग्रेशन कर दें। संपूर्ण छड़ में प्रसार ई बराबर क्या हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ डीई एफ अपॉन एल ए वाई एक्स डी एक्स 0 से लेकर के एल तक। तो यहां से आपके पास संतुलन से ई बराबर एफ अपॉन एल ए वाई एक्स का क्या था एक्स स्क्वायर बटे 2, तो ये आपके पास हो जाएगा एल स्क्वायर बटे 2। तो ये आपके पास हो जाएगा एफ एल अपॉन 2a वाई। ये आपका आ गया आंसर आ गया अभी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अगला अपन देखते हैं, देखो अब मान के इसलिए इसी रोड पे इधर की तरफ तो मैंने फोर्स लगा दिया F और इधर की तरफ मैंने फोर्स लगा दिया 3F लगा दिया। ठीक है ना, 3F लगा दिया अभी। तो इस स्थिति में A बराबर कितना देगा 3F माइनस F नेट फोर्स बटे मास M हो देगा। ये A आ गया। कोई भी जैसे मतलब आप यहां से x डिस्टेंस पर कोई भी अल्पांश बना ले, x डिस्टेंस पर टेंशन बना निकाल ले, कैसे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना करके यहां पे तनाव निकाल ले, बता रहे का तनाव कैसे निकालते हैं, फिर अल्पांश के लिए डीई निकाल ले, फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करके संपूर्ण छड़ की लंबाई में जो प्रसार है वो अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। ठीक है ना, बहुत ही आसान सा काम है अभी। इसके बाद में अपन बात करते हैं, कोई भी जैसे आपके पास है छड़ है उसके जो स्वयं है छड़ के स्वयं के भार के कारण प्रसार, तो खुद ये वेट की वजह से कितना प्रसार होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पे देखो, ये यहां पे कोई भी रोड है और इस रोड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ये रोड लिख देता हूं मैं ए एल वाई, इसका द्रव्यमान आपके पास एम हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं अभी, इस नीचे वाले सिरे से x डिस्टेंस पर कोई भी एक अल्पांश बना देता हूं और यहां पर ये जो अल्पांश, इस अल्पांश की लंबाई कितनी हो जाएगी आपके पास डी एक्स हो जाएगी।
तो ये तो अपन जानते हैं भाई, यहाँ पे तनाव कितना देगा बताओ, इसके नीचे जितना भाग लटक रहा है। तो अपन बात करते हैं टेंशन टी बराबर एल लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, एम तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, एम बटा एल इंटू एक्स लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, एक्स इंटू क्या देगा आपके पास है जी, जो हैंगिंग पार्ट है इसका मास अपन लिख देंगे, और अल्पांश की लंबाई में जो वर्दी है इसको अपन लिख सकते हैं डीई, और बराबर कितना था आपके पास एफ एल अपॉन ए वाई, एफ कितना देगा आपके पास एम एक्स जी अपॉन कितना देगा आपके पास एल, एफ और अल्पांश की लंबाई कितने देगी आपके पास बताओ, dx अपॉन a इंटू क्या देगा आपके पास वाई देगा। यहां पे इसको लिख सकते हैं de बराबर क्या बन जाएगा आपके पास mg अपॉन LAY, या आपके पास x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन कर देंगे कहां से कहां तक, 0 से लेकर के l तक। तो यहां से आपके पास हो जाएगा e, और e बराबर कितना हो जाएगा बताओ mg अपॉन LAY, x का कितना होता है एक्स स्क्वायर बटे 2, तो ये आपके पास एल स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा अभी। तो इसको अपन बोलेंगे MGL अपॉन ये आपके पास है 2AY, ऐसे लिख सकते हो। द्रव्यमान को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, आयतन गुणा घनत्व है, ठीक है ना, और आयतन को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, एरिया इंटू लेंथ। तो ये आपके पास हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, तो ये एल स्क्वायर बन जाएगा LL इंटू घनत्व इंटू क्या देगा आपके पास है G अपॉन ये आपके पास है 2A इंटू वाई, ए से गया आपके पास A, तो ये बन जाएगा आपके पास है कितना रो जी एल स्क्वायर अपॉन 2y। बात समझ में आई? तो करें इन चीजों को भी नोट, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बच्चों इसके बाद में देखिएगा अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट मैं यहां पर आपको बताता हूं, जैसे मान के इसलिए आपके पास में टॉपिक का नाम लिख देता हूं उष्मीय प्रतिबल। वह विकृति थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो जैसे मान के चलिएगा ये आपके पास है कोई दर्द आधार है, और ये भी आपके पास में कोई दर्द आधार है, और इसके अंदर ये आपने कोई एक छड़ है, उस छड़ को आपने क्लैंप करके इस प्रकार से यूं इस रोड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है, लंबाई L है, इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक आपके पास है y है। और अभी मान के इसलिए ये जो छड़ अपनी प्राकृतिक लंबाई की स्थिति में, ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं देखना, ऐसे देखो, जैसे मैं क्या करता हूँ इस छड़ को गर्म करता हूँ, तो ये छड़ है वो प्रसारित होना स्टार्ट करती है थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, यानी ऊष्मीय प्रसार की वजह से। और जैसे प्रसारित होने का प्रयास करती है, तो वैसे ही क्या करती है अपने दोनों सिरों पे टेंशन डेवलप करती है, तनाव उत्पन्न करती है, ठीक है ना। बट अपन ने इसको यहाँ पे क्या करेगा अभी फिक्स करके है, तो ये वाली रोड है इस प्रकार से इधर की तरफ इस प्रकार से यूँ फोर्स अप्लाई करती है, ठीक है ना, और जिससे इस रोड के अंदर खुद के अंदर इस प्रकार से टेंशन डेवलप हो जाती है, भी तनाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास फोर्स कितना हो जाएगा आपके पास, मान के इसलिए F हो जाएगा। तो इसके अंदर जो तनाव उत्पन्न हो रहा है, इस तनाव की वजह से इसके अंदर एक प्रतिबल और विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं दादा से सबसे पहले अपन बात करते हैं ऊष्मीय प्रसार के कारण, अपन इसका जो टेम्परेचर है वो डेल्टा टी से बढ़ा दिया। तो उसमें प्रसार के कारण एक फॉर्मूला जो आपको उसमें प्रसार वाले चैप्टर के अंदर पढ़ाऊंगा, डेल्टा एल बराबर क्या होता है आपके पास एल एल्फा डेल्टा इंटू टी। तो लंबाई में परिवर्तन बराबर प्रारंभिक लंबाई इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास जो एल्फा है ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका इंट्रोडक्शन है ये भी। एल्फा को अपन क्या बोलते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक। तो यहाँ पे आपके पास है डेल्टा एल बटे क्या हो जाएगा आपके पास एल, ये आपके पास एल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा उसमें विकृति। यहां पर आपके पास है जो एल्फा है वो क्या होता है आपके पास रेखीय प्रसार गुणांक होता है, ठीक है ना। अब अपन जानते हैं कि उसमें प्रतिबल y बराबर क्या होता है आपके पास है प्रतिबल बटा विकृति। तो प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा आपके पास y इंटू विकृति हो जाएगा।
तो अपन लिख देंगे उष्मीय प्रतिबल बराबर y इंटू क्या देगा आपके पास उसमें विकृति बराबर क्या देगा आपके पास y, और उसमें विकृति को अपन क्या लिख सकते हैं अभी एल्फा डेल्टा टी। तो आपके पास उसमें प्रतिबल बराबर क्या देगा आपके पास y एल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत आसान सा टॉपिक है। तो इसके बाद नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं दूसरा से। मान के चलेगा ये आपके पास कोई भी एक वलय है, वलय का जो तार है, इस वलय की जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपके पास में r, और इसका जो द्रव्यमान है वो कितना देगा आपके पास m, और इस वलय का जो तार है, इस तार की ध्यान से देखना है, देखो अनुप्रस्थ काट त्रिज्या है वो कितने हो जाएगी आपके पास स्मॉल r मान लो। इसका तार का जो यंग प्रत्यास्थ गुणांक है वो आपके पास क्या देगा आपके पास y हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखना ध्यान से देखो, अपन क्या करें, इस रिंग को द्रव्यमान के अंदर से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत इस अक्ष के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से इस प्रकार से घुमा रहे हैं। तो ओमेगा कोणीय वेग से अगर अपन घुमाएंगे तो इस स्थिति में इसके हर अल्पांश पर बाहर की तरफ क्या लगेगा कि फोर्स लगेगा, अपकेंद्रीय बल लगेगा। इस अपकेंद्रीय बल की वजह से इसके अंदर क्या आ जाएगा, अभी तनाव आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। तो इसके अंदर जो तनाव है वो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, देखो इसके अंदर तनाव आ जाएगा। याद रखना तनाव T बराबर कितना होता है आपके पास F अपॉन क्या होता है 2 होता है। तनाव क्या होता है आपके पास T बराबर F अपॉन 2 ये डायरेक्ट आपको याद रखना है अभी, हालांकि इसका भी डेरिवेशन होता है। अब F की अपन बात करते हैं, तो बाहर की तरफ कौन सा बल लगेगा, अपकेंद्रीय बल। द्रव्यमान कितना देगा आपके पास m, और इसके बाद में कोणीय वेग कितना देगा आपके पास ओमेगा m ओमेगा स्क्वायर। वलय की त्रिज्या कितना देगी r m ओमेगा स्क्वायर r अपॉन कितना देगा आपके पास 2 हो देगा। ठीक है ना, ये चीज हो गई। अब यहाँ पर ये जो वलय, इस वलय की त्रिज्या में कितनी वृद्धि हो जाएगी भाई, इस टेंशन की वजह से इस त्रिज्या में वृद्धि हो जाएगी। हर अल्पांश पे बाहर की तरफ एक खिंचाव लगता है जिससे त्रिज्या में वृद्धि हो जाएगी। तो अपन बात कर सकते हैं त्रिज्या में वृद्धि। तो त्रिज्या में वृद्धि को अपन क्या लिख सकते हैं भाई डेल्टा आर। तो अपन क्या लिखते हैं भाई डेल्टा एल बराबर कितना होता है आपके पास एफ एल अपॉन ए वाई। तो ये आपके पास है टेंशन टी, और इसके बाद में त्रिज्या, त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपके पास बताओ आर अपॉन ए, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई वाई लिख सकते हैं। तो यहां पर आपके पास में त्रिज्या में वृद्धि डेल्टा आर बराबर त्रिज्या में वृद्धि डेल्टा कैपिटल आर लिख देंगे भी, स्मॉल आर तो क्या हो जाएगी तार की रेडियस हो जाएगी डेल्टा कैपिटल आर। वलय की त्रिज्या में वृद्धि की बात करें अपन तो डेल्टा आर बराबर कितना देगा आपके पास टी। टी को अपन क्या लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन कितना देगा आपके पास 2 पाई। ठीक है ना, तो ये टी आ गया, और इसके बाद आर, तो ये आपके पास आर स्क्वायर अपॉन क्या देगा आपके पास ए। अब इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस वायर का, तो ये मैं आपको बता देता हूं जैसे ये जैसे वायर है, इस वायर का अपन एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन है इतना सा काटते हैं। इसको काट करके अगर मैं इस प्रकार से यूज जूम करके देखता हूं, जूम करके देखता हूं इस प्रकार से यूं, तो ये तार इस प्रकार से यूं बेलनाकार है। तो तार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कितना देगा आपके पास पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कितना देगा पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आ रहेगा, क्योंकि इसकी जो अनुप्रस्थ काट त्रिज्या वो कितने भी स्मॉल आ रहे हैं। तो ये आपके पास पाई 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 क्या देगा आपके पास पाई स्क्वायर, इसके बाद स्मॉल आर स्क्वायर, ये ए इंटू क्या देगा आपके पास है वाई। ये इसकी त्रिज्या में वृद्धि आ जाएगी भी। ठीक है बेटा, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं किसी भी छड़ के घूर्णन के कारण इसकी लंबाई में जो वृद्धि हो रही है वो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखना ध्यान से देखो, जैसे मान के चलिए ये अपने पास कोई भी एक छड़ है, ये दर्द आधार मतलब ये कोई अक्ष है जिसके सापेक्ष इस छड़ को अपन यहाँ पे घुमाने वाले हैं। ये रोड हो गई, और रोड का इंट्रोडक्शन में लिख देता हूँ।
रॉड एम एल ए वाई। इसके बाद में यहाँ से इसके सापेक्ष आप इसको ओमेगा से घुमा रहे हैं। यहाँ से x डिस्टेंस पे कोई भी अपन एक अल्पांश ले लेते हैं। अल्पांश की जो लंबाई है वो कितना रहेगी आपके पास में, तो dx। अब इस अल्पांश पे द्योतांश से अंदर की तरफ तो टेंशन कितना लग रहा है भाई t, और बाहर की तरफ जो टेंशन है वो कितना लग रहा है अभी। बाहर की तरफ जाने पे टेंशन घटता है ना, यहाँ पे टेंशन सबसे ज्यादा होता है, तो बाहर की तरफ टेंशन कितना देगा आपके पास है t माइनस डी टी। ठीक है ना। अब देखना ना ऐसे, देखो यहाँ पे इस अल्पांश के लिए अपन बात करते हैं, तो इस अल्पांश का फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। तो इस अल्पांश में नेट टेंशन है वो किधर की तरफ आ जाएगी भी, इधर की तरफ। तो इधर की तरफ टेंशन कितना देगा आपके पास है dt, और बाहर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है इस पे बताओ। इसका द्रव्यमान कितना देगा dm ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना देगा आपके पास x, m ओमेगा स्क्वायर इंटू l, m ओमेगा स्क्वायर r। ये वाला फोर्स मैंने बाहर की तरफ लगा दिया। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ से dt बराबर dm। dm क्या होता है, अल्पांश का द्रव्यमान, l लंबाई का द्रव्यमान, m तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास m बटा l इंटू अल्पांश की लंबाई कितनी देगी dx, ये dm हो गया। इसके बाद इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या देगा आपके पास x हो देगा। ठीक है ना। तो इसके बाद इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली अरेंज कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा आपके पास m ओमेगा स्क्वायर बटे l इंटू एक्स इंटू क्या देगा आपके पास dx। ठीक है। फिर उसके बाद इसका अपन इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ पे इसको अपन बोलेंगे x बराबर 0, यहाँ पर आपके पास x बराबर कितना देगा l। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास टेंशन बराबर कितने देगी 0, तो अपन लिख सकते हैं कि x बराबर l पर टेंशन कितने देगी 0, और x बराबर x पर टेंशन कितना देगी आपके पास t, और इसके आगे अपन माइनस का साइन भी लगा देंगे। ये माइनस का साइन लगा दिया। माइनस का साइन क्यों लगा दूंगा, माइनस का साइन ऐसे लगा दूंगा कि जैसे जैसे अपन इस सिरे से इस सिरे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी x का मान तो बढ़ रहा है, और x का मान अगर बढ़ रहा है ना, तो इस स्थिति में टेंशन घट रहा है अभी, क्योंकि यहाँ पे टेंशन मैक्सिमम है और यहाँ पे टेंशन क्या है अभी मिनिमम है, यानी x की वैल्यू बढ़ने पे टेंशन घटता है। इस कारण से यहाँ पे माइनस का साइन मैंने लगा दिया है। तो dt का इंटीग्रेशन क्या देगा आपके पास है t बराबर t माइनस 0 t हो गया, बराबर कितना देगा बताओ। माइनस के साइन को एलिमिनेट कर देंगे तो लिमिट अपन लगा देंगे l बटे, मतलब ये l से x है ना, तो x से l लगा देंगे, इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे कर देंगे अपन। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास m ओमेगा स्क्वायर बटे l, x का क्या था आपके पास x स्क्वायर बाई 2, इसको अपन लिख देंगे 2, और ये आपके पास हो जाएगा l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये टेंशन आ गया। अब ये जो अल्पांश है, इस अल्पांश की लंबाई में वृद्धि अपने को कैलकुलेट करनी है, तो अल्पांश के लिए कितना देगा आपके पास de, तो de बराबर कितना होता है लंबाई में वृद्धि fl अपॉन ay होता है, तो f तो कितना देगा t, तो m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर माइनस क्या देगा आपके पास x स्क्वायर अपॉन ये आपके पास 2l, ये f हो गया। l अल्पांश की लंबाई कितनी होती है dx अपॉन a y, और यदि आपको पूरी छड़ की लंबाई में वृद्धि कैलकुलेट करनी है e बराबर, तो इसको आप लिख देंगे m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2l a y l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। इसका अपन क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे x बराबर 0 से लेके l तक, तो क्या बन जाएगा आपके पास से m ओमेगा स्क्वायर अपॉन कितना देगा आपके पास 2l ay। ठीक है। इसके बाद में l स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देंगे x के सापेक्ष, तो l स्क्वायर x, और x की वैल्यू l पुट कर देंगे तो l क्यूब बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होता है आपके पास l की पावर 3/3 बन जाएगा। तो यहां से आपके पास e बराबर लंबाई में वृद्धि बराबर m ओमेगा स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास 2l ay इंटू
एल क्यूब माइनस कितना हो जाएगा, एल क्यूब बटे 3, तो क्या बन जाएगा आपके पास 2 एल क्यूब बटे कितना हो जाएगा आपके पास 3 बराबर। अब यहां पे इसको एल से अपन एक एल को काट देंगे तो एल स्क्वायर बन जाएगा, और 2 से अपन क्या करेंगे, 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन ये आपके पास हो जाएगा 3a इंटू वाई, ये बन जाएगा अभी, ठीक है ना। अब एम है, इस द्रव्यमान को अपन क्या लिख सकते हैं, आयतन गुणा घनत्व है, आयतन को अपन लिख सकते हैं a इंटू एल, ठीक है ना, उससे भी रिप्लेस करके भी इसको आप चेंज कर सकते हैं अभी, ठीक है बेटा, ये चीज होगी। तो इन करें सारी सारी चीजों को नोट, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बच्चों, इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं प्रतिबल विकृति वक्र। तो इस वक्र के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जैसे जैसे विकृति का मान बढ़ता है, प्रतिबल का मान किस प्रकार से बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें अपन ग्राफ के माध्यम से समझने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है प्रतिबल विकृति वक्र। प्रतिबल विकृति वक्र, देखो ध्यान से, सबसे पहले एक ग्राफ बनाता हूं, यहां पे लेता हूं मैं किसको, विकृति को, और यहां पर लेता हूं इस प्रकार से मैं प्रतिबल को। सबसे पहले जब विकृति का मान कितना है, 0 है, तो प्रतिबल का मान भी कितना हो जाएगा भाई, 0। इसको अपन बोल देंगे इस प्रकार से ओ बोल देंगे। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, जैसे जैसे विकृति का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्रतिबल का मान भी बढ़ता है समानुपाती रूप से, इस प्रकार से समानुपाती रूप से बढ़ता है ए तक। तो यहां पे ध्यान से देखना, देखो ओ से लेके ए तक प्रतिबल समानुपाती क्या हो जाएगा आपके पास में, विकृति। और अपन जानते हैं कि ई बराबर क्या होता है आपके पास में, प्रतिबल बटे विकृति, या इसको अपन लिख सकते हैं, कोई भी तार है इसके लिए वाई लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना, बराबर। मान के चलिएगा यहां पर ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल को अपन बोल देते हैं थीटा। तो प्रतिबल बटा विकृति यानी वाई बटे एक्स, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं, डाल बोल दिया। और ओ से लेकर के ए तक की जो सीमा है, इसको अपन बोलते हैं समानुपाती सीमा, यानी इसमें प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विकृति, यानी इसमें हुक्स लॉ एप्लीकेबल है। इस वाली लिमिट को अपन बोलते हैं समानुपाती सीमा बोलते हैं भी। तो ध्यान से देखना, देखो ओ से लेकर के ए तक जिस अनुपात में आप विकृति को बढ़ाएंगे उसी अनुपात में प्रतिबल बढ़ेगा, यानी प्रतिबल और विकृति दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ठीक है ना। तो प्रतिबल और विकृति दोनों एक दूसरे के समानुपाती हो गए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे हुक का नियम लागू होता है, टेन थीटा किसके बराबर होता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर होता है, ओके। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट, अगर एक के बाद में भी आप विकृति को बढ़ाओगे तो इस स्थिति में प्रतिबल है उसकी ढाल है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ए से लेकर के बी तक आपको इस प्रकार से इस प्रकार का ग्राफ देखने को मिलेगा, ये आपके पास में पॉइंट हो जाएगा इस प्रकार से बी। तो यहाँ पे ओ से लेकर के बी तक, ए से लेकर बी तक अगर आपने विकृति को बढ़ाया तो यहाँ पे प्रतिबल और विकृति दोनों एक दूसरे के समानुपाती तो नहीं है, सरलेखीय ग्राफ तो नहीं बनता है, बट फिर भी अगर आपने बी तक प्रतिबल, बी तक अगर आपने इस पर जो लोड आपने लगा रखा उसको अगर आपने हटा दिया तो इस स्थिति में तार अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ सकता है। यानी ओ से लेकर के बी तक इसकी जो लिमिट है इसको अपन बोलते हैं इसको अपन बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, यानी प्रत्यास्थता की सीमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा। तो ओ से लेकर के बी तक इसको अपन बोलते हैं प्रत्यास्थता की सीमा बोलते हैं। इसका मतलब यह होता है कि लोड को हटा लेने पर तार वापस
प्रारंभिक अवस्था प्राप्त कर लेता है अभी, ठीक है ना। ओ से लेके ए तक आपने जैसे लोड को हटाया तो तार तुरंत प्रभाव से अपनी प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ए से लेके बी तक ध्यान से देखना, तो जैसे आपने लोड को हटाया तो तार अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, अभी थोड़ी सी लेगिंग हो जाती है, यानी जो विकृति है उसको जीरो होने में या तार को अपनी वापस प्रारंभिक स्थिति में आने में कुछ समय लगता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद में बता देता हूं मैं आपको कि बी तक अगर आपने इस पे लोड हटा लिया तो तार अपनी प्रारंभिक स्थिति को वापस प्राप्त कर सकता है। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, देखो ध्यान से, बी के बाद में आगे बढ़ते हैं। बी के बाद में जैसे अपन आगे बढ़ते हैं तो यहां से लेकर के यहां तक ये अपने को इस प्रकार से कोई एक पॉइंट प्राप्त होता है, इस पॉइंट को अपन बोलते हैं सी। तो बी से लेकर के सी तक यहां पर ये जो तार है, इस तार के अंदर एक परमानेंट स्ट्रेन आ जाती है, एक परमानेंट विकृति आ जाती है। यानी बी के बाद में यदि इस तार को आपने खींच करके छोड़ दिया तो तार कभी भी अपनी प्रारंभिक स्थिति को वापस प्राप्त नहीं कर सकता। अभी तार कभी भी अपनी प्रारंभिक स्थिति में पुनः नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अपन बात कर सकते हैं कि सी है, बी सी जो पार्ट है इसके अंदर एक स्थायी विकृति उत्पन्न हो जाती है, और यदि आपने लोड को हटा लिया तो भी तार के अंदर कुछ विकृति तो रही जाएगी, तार वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आएगा। और यहां पर आपके पास जो पॉइंट सी है, इस सी को अपन बोलते हैं पराभव बिंदु, यानी इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं यील्ड पॉइंट। और इसके बाद में इस सी के बाद में अगर अपन बात करते हैं तो सी के बाद में जो प्रतिबल होता है वो इस प्रकार से थोड़ा सा यूं घटता है, विकृति तो लगातार बढ़ती रहती है, प्रतिबल इस प्रकार से यूं घटता है, और यहां पर आकर के इस डी पर आकर के तार टूट जाता है। तो इस डी को अपन क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं, यानी भंजन बिंदु बोलते हैं अभी। तो इस डी को, इसको अपन बोलते हैं भंजन बिंदु। यानी फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको अपन, फ्रैक्चर पॉइंट। अब बात सुना भी, सी को अपन क्या बोलते हैं, यील्ड पॉइंट बोलते हैं। मतलब अगर अपन इस तार को सी पॉइंट तक ले आए तो उसके बाद इस तार को किसी भी शेप में डाला जा सकता है, किसी भी दूसरे रूप के अंदर इसको डाला जा सकता है, इसके अंदर इसको कोई भी शेप दी जा सकती है, ठीक है ना। बट सी से पहले अगर अपन बात करते हैं तो अगर अपन प्रतिबल को, अगर अपन लोड को हटाएंगे तो तार वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ सकता है, मटेरियल अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ सकता है। तो जैसे मतलब कोई भी आपके पास में धातु, इस धातु से कोई भी ज्वेलरी वगैरह बनानी है, कोई भी जैसे आपको डिजाइन वगैरह बनानी है, कोई मूर्ति वगैरह कुछ भी बनानी है, तो सबसे पहले उस तार के मटेरियल को आपको यील्ड पॉइंट यानी पराभव बिंदु तक लाना पड़ेगा, और पराभव बिंदु तक आने के बाद में इस तार को या इस पदार्थ को किसी भी शेप के अंदर डाला जा सकता है भी, ठीक है ना। ये चीज होगी। तो ये आपके पास इसका ग्राफ हो चुका है। तो अब देवदान से अपन बात करते हैं, दो ग्राफ बनाता हूं मैं यहां पे, अलग अलग पदार्थों के लिए दो ग्राफ बनाता हूं। प्रतिबल, विकृति, दो अलग अलग पदार्थ है। एक तो आपके पास ये वाला पदार्थ हो गया, एक ये पदार्थ हो जाएगा। इसके बाद इसका ग्राफ इस प्रकार से यूं चलता है, यूं चलता है, और फिर यूं चल करके यहां पर आकर के यूं यूं हो जाता है। और इसके लिए अगर अपन बात करते हैं तो ये इस प्रकार से यूं चलता है, यूं चलता है, और फिर इस प्रकार से आगे चल करके यूं हो जाता है। ये तो अपन बात करते हैं कि इसके लिए ए के लिए, और ये अपन बात करते हैं बी के लिए। अब यहां पर ध्यान से देखना, देखो जो ए है, इस ए की जो ढाल है वो क्या भी ज्यादा, इस कारण से यंग प्रत्यास्थता गुणांक ए का ज्यादा हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं ध्यान से, ये तो आपके पास है थीटा ए, और ये आपके पास है क्या देगा, थीटा बी। तो थीटा ए ग्रेटर देन क्या देगा आपके पास है, थीटा बी। तो टेन थीटा ए ग्रेटर देन क्या देगा आपके पास है, टेन थीटा बी। यानी अपन बोल सकते हैं कि वाई ए ग्रेटर देन क्या देगा आपके पास है, वाई बी।
मतलब यहां पर आपके पास है जो ए है वो क्या भी ज्यादा इलास्टिक है किसके कंपेयर में, बी के कंपेयर में, ठीक है ना। बट यहां पर आपको पता है कि जो ए है वो तो ए तो इतनी विकृति पे टूट जाता है, जबकि बी के अंदर ज्यादा विकृति उत्पन्न की जा सकती है, यानी बी यहां पर इजीली टूटने वाला नहीं है भाई, ठीक है ना। तो इस कारण से अपन बोल सकते हैं कि कौन से तार की जो तननशीलता है वो ज्यादा है भी, यहां पे इस बी की तननशीलता ज्यादा है। तो अपन बात करते हैं तननशीलता, तननशीलता है वो किसकी ज्यादा हो जाएगी, ध्यान से देखना, देखो बी की ज्यादा हो जाएगी, किससे, ए से, क्योंकि बी को ज्यादा लंबा खींचा जा सकता है। तो यहां पर आपके पास है जो बी है, इस बी से लंबे और पतले तार बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना, जबकि ए से अपन यहां पे लंबे और पतले तार नहीं बना सकते भी, क्योंकि ए की जो डक्टिलिटी है, जो तननशीलता है वो क्या भी कम है। तो ये आपके पास प्रतिबल विकृति ग्राफ हो चुका है, इसको आप नोट करिए भाई अच्छे से। चलिए बच्चों इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। इसके अंदर एक रेशियो जिसका नाम है पॉइसन्स रेशियो, यानी पॉइसन निष्पत्ति, मॉड्यूल के अंदर दे रखी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी ये नहीं है, सिग्मा से लिखते हैं इसको अपन। जैसे मान के चलिएगा ये अपने पास में कोई भी एक रोड है, कोई भी एक तार है, ठीक है ना। अब यहां पे दोनों से इस तार की जो लंबाई है वो कितने देगी आपके पास है, एल, और इसका जो व्यास है वो कितना देगा आपके पास है, डी। जैसे इस तार को अपन नीचे की तरफ खींचते हैं वैसे इसकी लंबाई है वो तो बढ़ती है, बट इसका जो व्यास है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अब ध्यान से देखना, इसकी जो लंबाई है वो लंबाई तो कितना देगा आपके पास में, ध्यान से, लंबाई तो देगी आपके पास एल प्लस डेल्टा एल, और इसका जो व्यास है वो कितना देगा आपके पास है, कम, यानी डी माइनस का डेल्टा डी हो जाएगा। यानी इसके अंदर एक साथ दो प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होती है, एक तो होती है, ध्यान से देखना, देखो पार्श्विक विकृति साइडों से, एक होती है अनुदैर्ध्य विकृति। तो यहां पर आपके पास है सिग्मा बराबर पार्श्विक विकृति बटा अनुदैर्ध्य विकृति। तो यहां से आपके पास है सिग्मा बराबर पार्श्विक विकृति कितनी होती है, व्यास में परिवर्तन बटा प्रारंभिक व्यास, और अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है आपके पास है, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। इसके आगे अपन माइनस का साइन भी लगा देंगे, क्योंकि लंबाई अगर बढ़ती है तो व्यास क्या होता है, भी घटता है, ठीक है ना। इसको अपन क्या लिखते हैं, सिग्मा लिखते हैं। अब यहाँ पे इस सिग्मा की वैल्यू वगैरह ये मैं आपको मॉड्यूल से बता देता हूँ। इसमें ऐसे बोला जा रहा है कि सिग्मा का जो सैद्धांतिक मान है, सिग्मा है, इसका जो बेटा सैद्धांतिक मान है वो होता है -1 से +1/2 के बीच में, और इसका जो प्रायोगिक मान है, आपको याद होता है तो कर लेना भाई, एग्जाम में तो आने के चांस नहीं है। प्रायोगिक मान 0 से +1/2 तक होता है। और यहाँ पे कुछ फॉर्मूले भी आपको बता देता हूँ मैं। y बराबर कितना होता है आपके पास है 3b, b क्या होता है अभी, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, 1 माइनस क्या होता है आपके पास है 2 सिग्मा, y बराबर कितना होता है आपके पास है 2 ईटा, ईटा क्या होता है अभी, अपरूपण गुणांक, दृढ़ता गुणांक, 1 प्लस सिग्मा। इसी प्रकार से y बराबर 9b ईटा अपॉन क्या देगा आपके पास है 3b प्लस क्या देगा आपके पास है ईटा, और इसी प्रकार से सिग्मा बराबर 3b माइनस 2 ईटा अपॉन 6b प्लस 2 ईटा हो जाएगा। ये कुछ फॉर्मूले जो आपको याद मत करना, रहने देना, कोई मतलब नहीं इनका, ठीक है भाई। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है अभी कि कोई भी आपके पास रबर की बॉल है, क्वेश्चन करवा देता हूं, चलो क्वेश्चन कोई भी आपके पास है, रबर की बॉल है, इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर कितना देगा आपके पास है, तो 2 × 10⁻10
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो इसका जो आयतन है, आयतन में 1% की 1% ज्यादा हो गया, 0.2% की कमी करनी है आपको, ठीक है ना। तो किस गहराई तक पानी में ले जाना पड़ेगा, पानी में किस गहराई तक आपको ले जाना पड़ेगा भी, ठीक है ना। यानी जैसे आप बॉल को पानी में गहराई तक ले जाएंगे तो इसका आयतन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो अपन देखते हैं ध्यान से, वाई नहीं है यार, ये बी है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक बी। तो अपन जानते हैं कि बी बराबर कितना होता है आपके पास, डेल्टा पी अपॉन कितना होता है आपके पास, डेल्टा वी बटा वी, माइनस का लिख दो भी आप। तो यहां पर आपके पास बी बराबर कितना देगा, तो 2 गुणा 10 की पावर 10 बराबर डेल्टा पी। पानी की सतह पे प्रेशर कितना होता है, पी नॉट, और एच गहरे पर अगर आप लेंगे तो पी नॉट प्लस कितना हो जाएगा, एच रो जी। तो प्रेशर में चेंज कितना हो रहा है, एच रो जी का चेंज आ रहा है। तो एच रो कितना होता है, पानी का घनत्व 10 की पावर 3 होता है, ठीक है ना। जी कितना होता है आपके पास, 10 होता है, एच रो जी अपॉन कमी, तो माइनस साइन आ गया कमी का, डेल्टा वी बाई वी। तो डेल्टा वी कितना देगा आपके पास है 0.2, और बट्टे कितना देगा आपके पास 100 हो जाएगा। तो यहां से इस क्वेश्चन को सोल्व करके अपन क्या कर सकते हैं भी, एच यानी गहराई की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं अभी, ठीक है ना। तो गहराई की वैल्यू चलो अपन कर देते हैं, फाइंड आउट कर देते हैं। तो कितना देगा आपके पास है, से 10 की पावर, ये 100 है ना, ऊपर जाएगा, चला जाएगा 10 की पावर 2, 3 3 कितना देगा आपके पास है 6, इससे अगर अपन काट देंगे तो 10 की पावर कितना देगा आपके पास है 4 बचेगा। इधर की तरफ कुछ नहीं बचा है, ये 0.2 है, इधर की तरफ आ जाएगा, तो 0.2 इधर की तरफ आ गया, तो कितना देगा भी 0.4। तो h बराबर कितना देगा आपके पास है 0.4 गुणा 10 की पावर 4, यानी 4 गुणा 10 की पावर 3 मीटर, यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं भी, 4 किलोमीटर लिख सकते हैं, ठीक है भी। तो इसी के साथ में आपका इलास्टिसिटी वाला जो चैप्टर वो फिनिश होता है, और फिर उसके बाद में ये आपका लेक्चर है ये भी फिनिश होता है। इसके बाद में ध्यान से देखना, देखो अगले लेक्चर पर बेटा मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा सरफेस टेंशन, और अगले लेक्चर के लास्ट में, यानी सरफेस टेंशन का जो लास्ट लेक्चर, मतलब सरफेस टेंशन का जो लेक्चर कल स्टार्ट होगा, इसके लास्ट के अंदर मैं आपको इलास्टिसिटी के वो क्वेश्चन टिक करा दूंगा जो मेरे को बोर्ड पे सोल्व करवाने हैं। और उसके बाद में इलास्टिसिटी और सरफेस टेंशन, इन दोनों का मॉड्यूल अपन एक साथ ही डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। करें इन चीजों को नोट। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।